ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। टॉपिक क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप placed in magnetic field में एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, उस पर क्या टॉर्क लगेगा हमें बताना है। देखो बच्चों, एक रेक्टेंगुलर लूप है, समझना, एक रेक्टेंगुलर लूप है और लूप से करंट बह रहा है आई। बढ़िया से एकदम बात समझना, आई करंट बह रहा है, इसका नाम दे दो PQRS और इसे हम क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखें। इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B। टॉर्क तभी लगता है जब किसी भी सिस्टम पर फोर्स लगता है, मतलब फोर्स के कारण ही टॉर्क लगेगा। तो यहां PQ एक वायर का लेंथ है जिससे करंट बह रहा है और वह मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो एक टॉपिक पढ़ाए थे बच्चों, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला IL क्रॉस B हम पढ़ाए थे। यहाँ पे बच्चों करंट का डायरेक्शन है नीचे इधर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर। करंट है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। तो करंट पर हम हाथ रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की ओर घुमाते हैं। करंट पर हाथ रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की ओर घुमाते हैं। करंट आइडियल क्रॉस B, तो फोर्स इधर रहेगा, तो इस पर फोर्स ऐसे लगा FPQ। ठीक है, FPQ के बारे में बात करें अगर, तो I लेंथ L मान लो या B मान लो, L B sin 90 डिग्री, तो ILB होगा। यहां पे बच्चों RS में करंट ऐसे बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो करंट बह रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड बह रहा है अंदर। तो I पर हाथ रखते हैं, B की ओर घुमाते हैं। I पर हाथ रखते हैं राइट हैंड और B की ओर घुमाते हैं। I से B की ओर अंगूठा इधर आया तो फोर्स इधर रहेगा FRS का वैल्यू भी ILB sin 90 डिग्री, मतलब ILB होगा। ठीक है बच्चों, इस पर ध्यान दो, इस सिस्टम पर तो QR है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। QR है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। तो I पर हाथ रखते हैं, ध्यान दो, I पर हाथ रखते हैं, B की ओर घुमाते हैं, फोर्स लगा ऊपर, तो ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा FQR। तो FQR होगा IBB sin 90 डिग्री, तो IBB। FSP निकालेंगे, फिर IBB sin 90 डिग्री, यानी कि IBB आएगा FSP। तो चारों लेंथ पर फोर्स लगा और इधर जितना लगा उधर इतना ही लगा, इधर जितना लगा इधर इतना ही लगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया बच्चों? 0। नेट फोर्स हो गया 0। और ध्यान दोगे अगर, तो जितना नीचे ऐसे लग रहा है उतना ऊपर लग रहा है ऐसे। ठीक है, मतलब इस सिस्टम को ऊपर कोई खींच रहा है, नीचे कोई खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, इधर कोई धकेल रहा है, कोई इधर धकेल रहा है, तो नेट टॉर्क भी 0 होगा। यहाँ नेट टॉर्क भी 0 होगा। मतलब एक करंट कैरिंग लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया गया, माने एरिया जो इसका है मैग्नेटिक फील्ड का अगर परपेंडिकुलर रख दिया गया तो
तो नेट टॉर्क मेरा 0 आएगा। यह हम तुम लोग को इसी तरह बता दिए, जो एक्सप्रेशन है इसके बाद हम कराएंगे। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सप्रेशन आता है हम अब बताएंगे तुम लोग को। इसको नोट कर लोगे कि अगर लूप इस तरह से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होता है। अब ध्यान देना बढ़िया। अब बढ़िया से बच्चों, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है वह अब हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दो। लैंग्वेज के साथ बोर्ड में लिखना कैसे है वह सब कुछ समझाते हुए हम तुम लोग को आंसर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। ध्यान दो। एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है बाबू, PQ RS, ठीक। करंट बह रहा है I करंट बह रहा है, ठीक है बाबू। इधर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यहां दिया हुआ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है B, यहां से एंगल अल्फा दे दिए, B दिया है, यह एंगल अल्फा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है B और यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, मतलब यह देखो, यह रेक्टेंगुलर लूप है पर ऐसे ना हो कि ऐसे है, लूप ऐसे है तो इधर से देखो ऐसे लूप, समझ रहे हो ना, ऐसे लूप है ऐसे, तो इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे 90 डिग्री बनाया, यहाँ पे कुछ अल्फा एंगल बनाया, दिख रहा होगा अल्फा एंगल, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे अल्फा एंगल बनाया, मतलब लूप ऐसे थोड़ा मुड़ा हुआ लूप है, ठीक है। तो देखो अब इसके बारे में हम लिखेंगे, लेट PQRS be a rectangular loop of length L, breadth B, एरिया A। तो A बराबर रेक्टेंगुलर है तो LB होगा। थ्रू विच करंट I फ्लोज, जिससे होकर करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में अभी दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। अगर यह 90 डिग्री पे होता है ऐसे तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा था, अभी हम दिखा दिए हैं। तो 90 डिग्री पे ऐसे ना हो, ऐसे थोड़ा मुड़ा हुआ, और उस पे क्या टॉर्क लग रहा है वह हमें बताना है। ध्यान से समझना बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन PQ, FPQ लिख देंगे। फोर्स का फॉर्मूला होगा ILB साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो ILB आ गया। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन QR, FQR लिखेंगे। IB, इसका लेंथ B माने हैं, इसका लेंथ बच्चों B माने हैं और इसका लेंथ L माने हैं। IBB साइन अल्फा, वेयर यहाँ पे B और I के बीच में एंगल क्या है, I ऐसे बह रहा है और B ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल क्या मान लिए हम, अल्फा, वेयर अल्फा बराबर एंगल बिटवीन QR एंड B। QR और B के बीच में एंगल क्या है बच्चों, अल्फा है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन RS, अगर किसी वायर से करंट बह रहा है, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का फार्मूला
ILB साइन थीटा होता है। तो FRS बराबर हो जाएगा ILB साइन 90 डिग्री। यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री बन रहा है तो ILB लिख देंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन SP, FSP क्या हो गया बच्चों? FSP आया IBB, इसका लेंथ BB है, BB साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दो बच्चों, यह एंगल अल्फा है तो यह एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। एक लाइन में 180 डिग्री एंगल होता है, तो अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। और करंट में और B के बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा IBB साइन अल्फा। इसको सबको नोट करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना है। बोर्ड में नंबर लाने लायक आंसर देना होता है हम लोग को, इसको बच्चों नोट कर लोगे। नोट कर लिए? अभी तक क्या किए हम? PQRS एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, लूप है, जिससे करंट I बह रहा है। वह B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, थोड़ा घुमा के रखा हुआ है, 90 डिग्री पे न रख के कुछ घुमा के रखा हुआ है। तो दो साइड पर तो 90-90 बन रहा है, एक साइड पर अल्फा अल्फा बन रहा है, उसको हम लोग मान लिए हैं। तो हर एक करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगेगा और वह फोर्स हम चारों निकाल लिए हैं। हटाएं इसे, ध्यान दो बच्चों, पूरा मेहनत से, पूरा ध्यान से चीजों को बच्चों समझना है, ठीक है? इसको हटाएं पूरा। देखो, कॉन्सेप्ट का बहुत जरूरत है पढ़ने में, इसलिए ध्यान पूर्वक मेहनत करना है। ध्यान दो, अब यहां पर करंट बह रहा है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड है इधर। करंट बह रहा है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो I पर हाथ रखते हैं, B की ओर घुमाते हैं। अंगूठा किधर आया? इधर। I पर हाथ रखते हैं और B की ओर घुमाते हैं, अंगूठा आया इधर। तो जो फोर्स आएगा यहाँ पर वो बाहर की ओर आएगा। FPQ का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है? यहां देखो, करंट है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। करंट ऐसे क्यों आ जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो I पर हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की ओर घुमाएंगे, अंगूठा आया नीचे। I पर हाथ रख के B की ओर नहीं घुमा पाएंगे, I पर हाथ रख के इधर घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा नीचे। सब याद कर लेना, इधर मैग्नेटिक फोर्स आएगा FQR, ठीक? अब इस पे फोर्स किधर आएगा? फोर्स देखने के लिए IL क्रॉस B लेते हैं। I तुम्हारा ऊपर बह रहा है, B तुम्हारा इधर है। I से B की ओर घूम नहीं रहा है तो I से B अंदर। तो यहाँ फोर्स क्या आया? FRS अंदर की ओर। यहां देखो, करंट आ रहा है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो I पर हाथ रखें और B की ओर घुमाए, फोर्स ऊपर। तो FSP का फोर्स आया ऊपर। इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, इस पे इधर और इस पे इधर, चारों पर हम फोर्स देख लिए। अब ध्यान देंगे अगर तो, सिंस FSP एंड FQR are equal and opposite, hence they cancel each other। दोनों एक दूसरा को कैंसिल कर देगा, ठीक है बच्चों? यानी कि बच्चों ध्यान दो, यह जो रेक्टेंगुलर लूप था, एक पे इधर फोर्स लगा है इधर, एक पे इधर हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला नीचे को काट दिया। अब ध्यान दो, यहां पे ध्यान दोगे बच्चों, FPQ एंड FRS आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ इक्वल का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट का मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट। हेंस नेट फोर्स तो 0 आ जाएगा। देखो, इस पे ऊपर लगा, इस पे नीचे लगा, यह इसको कैंसिल कर दिया। एक पे इधर लगा और एक पे अंदर लगा और दोनों बराबर है, इसलिए नेट फोर्स टोटल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों, इस लूप को देखो, इस लूप पे एक ऊपर फोर्स लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है ऐसे, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। इधर देखो ध्यान दो, इधर ऐसे घुमा रहा है इसको, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहे हैं, देखो ध्यान दो, इस एक पे फोर्स इधर लग रहा है इधर और एक पे इधर, तो ऐसे घुमा देगा ना इसको। टॉर्क का वह फिजिकल क्वांटिटी है जो घुमाता है। तो ध्यान दो यहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ पी क्यू एंड एफ आर एस आर नॉट सेम। लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, देयरफॉर दे प्रोड्यूसेज टॉर्क, दे प्रोड्यूसेज टॉर्क, वह प्रोड्यूस करेंगे टॉर्क को। समझना, यहां पे यह सिस्टम है, यहां पे ले लो एस, यहां पे ले लो पी, एक फोर्स इधर लग रहा है एफ पी क्यू और एक इधर अंदर लग रहा है अंदर एफ आर एस, एक इधर खींच रहा है एक अंदर, तो इसे घुमा देगा इसको, एक इधर खींचे इसे इसको पकड़ो, एक इधर खींचो और एक अंदर, तो इसे घूम जाएगा ना, वही टॉर्क है। दो फोर्स हैं, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो कपल फोर्स कहे जाते हैं। दो फोर्स अगर इक्वल और अपोजिट है तो दोनों कपल फोर्स कहे जाते हैं। दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यह होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह डिस्टेंस, यह अगर बी है, इसको तो अल्फा माने हो, यह एंगल अल्फा माने हो, तो यह लेंथ क्या हो जाएगा बी कॉस अल्फा। तो टॉर्क बराबर अगर लिखें बच्चों, टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। किसी भी सिस्टम पर दो बराबर और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, टू इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो उन्हें हम कपल फोर्स कहते हैं। और कपल फोर्स लगकर बॉडी को घुमाता है, कपल फोर्स लगकर बॉडी को घुमाता है, और घुमाने के लिए जो घुमा के लाएगा उसे टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क कहते हैं आइदर ऑफ फोर्स, कोई एक फोर्स ले लो और इनटू आर्म ऑफ कपल, कपल के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा बात फिर से एक बार, PQRS एक रेक्टेंगुलर लूप था जिससे करंट बह रहा था। जब लूप को पूरी तरह से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे तो फोर्स जीरो और टॉर्क जीरो आया, इसके पीछे हम बता चुके हैं। लेकिन जैसे ही इसको घुमा दिए, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए, ऐसे करके ऐसे घुमा दिए, तो सब पे फोर्स तो लग रहा था, सब फोर्स कैंसिल भी कर रहा था, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होने का, एक ऐसे खींच रहा था, एक दूर से दबा रहा था। ठीक है, मतलब इस पे इसको, इस बॉडी को समझो, एक ऊपर खींच रहा है एक नीचे खींच रहा है, तो ऐसे हो जाएगा ना, घूम जाएगा, तो उससे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए कोई एक फोर्स ले लेते हैं दोनों में, जो दोनों इक्वल फोर्स है, और आर्म ऑफ कपल का मतलब दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका वैल्यू बी कॉस अल्फा है। इसको नोट करो, हटाते हैं इसको, ध्यान दो बाबू। तो टॉर्क बराबर मेरा आया, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स लेते हैं आई एल बी, और आर्म ऑफ कपल क्या है, तो बी कॉस अल्फा। एक फोर्स, इसका वैल्यू क्या है आई एल बी, इसका वैल्यू क्या है आई एल बी, तो कोई एक फोर्स ले लिए, अब बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी कॉस अल्फा। एल बी अब बी कॉस अल्फा। टॉर्क बराबर हो गया आई ए, एल इंटू बी को एरिया कह देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को एरिया कह देंगे, और यहाँ कॉस अल्फा। अब देखो, एरिया को अगर वेक्टर ट्रीट कर रहे हो, वेक्टर एरिया, इसे हटाते हैं बाबू। एरिया को अगर वेक्टर एरिया मान रहे हो, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन। एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन। समझना, मतलब यह जो अभी हम बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना,
इसमें एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पे परपेंडिकुलर, मतलब एरिया का डायरेक्शन ऐसे आएगा परपेंडिकुलर यहाँ। यह एंगल बच्चों अल्फा है, तो इसे थीटा मान लो, बी हो गया, और यह एरिया वेक्टर हो गया। थीटा बराबर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझोगे बच्चों, किसी भी सरफेस का अपना एक एरिया होता है, और अगर उसको सरफेस को एरिया को वेक्टर में बनाना हो तो वेक्टर एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड था और इधर हम एरिया का डायरेक्शन दे दिए, तो इस एंगल को थीटा मान लेंगे। तो अगर थीटा मान लेंगे तो फिगर के अनुसार थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री होगा, तो अल्फा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। सिंस टॉर्क बराबर IAB cos थीटा, cos अल्फा था, तो इसे टॉर्क बराबर IAB cos अल्फा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। तो टॉर्क के जगह पर यहाँ IAB साइन थीटा हो जाएगा। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क बराबर हो जाएगा IA क्रॉस B, IA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यह तुम्हारा टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है। इसमें अब कुछ बातें जो ध्यान देने वाली बातें हैं उन बातों को लिखते हैं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, और यह बी मैग्नेटिक फील्ड है। समझना बात को बाबू, हटाएं इसे। अगर यहां पर हम थीटा के जगह 90 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री लिखें तो टॉर्क का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे पीछे आज के जो स्टार्ट में हम बताए थे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और एरिया ऐसे था, एरिया बाहर था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था। थीटा 180 डिग्री बन रहा था, तो टॉर्क तुम्हारा क्या था, 0 था। ठीक है बच्चों, अगर थीटा 90 डिग्री लिखोगे तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा IAB sin 91, यह मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा बच्चों। अगर इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इन लूप, जो लूप है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो टॉर्क का फार्मूला हो जाएगा NIAB sin थीटा। सब बोर्ड एग्जामिनेशन में काम देता है बच्चों, ध्यान रखना इसको। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या क्या लाए, थोड़ा मुश्किल एक्सप्रेशन है, चूंकि चैप्टर ही थोड़ा मुश्किल है, इसलिए रिपीटेड मोड में जरूर पढ़े, बार बार पढ़े, नोट्स बनाए, दोबारा पढ़े और चैप्टर को मजबूती के साथ पकड़े रहे। ध्यान दें बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टाउ वेक्टर बराबर P क्रॉस E होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो P क्रॉस E होता है। टाउ टॉर्क है, E तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, डाइपोल मोमेंट। इस टर्म को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम देते हैं। P को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम देते हैं। इन मैग्नेटिज्म, जब हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो मेरा टॉर्क बराबर आता है IA क्रॉस B। तो B मैग्नेटिक फील्ड है, यहां
मैग्नेटिक फील्ड। तो आई ए को हम आई इंटू ए को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। इसके साथ कंपेयर करके यह बात हम निकाल लिए, आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इससे यह पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट का व्यवहार करता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आई ए होता है। कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट का व्यवहार करता है। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज बार मैग्नेट, मतलब साउथ नॉर्थ होगा। अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो ये सब और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज बार मैग्नेट, एक क्षण चुंबक का व्यवहार करता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। नोट कर लोगे इसको बच्चों। इसमें भी तुम्हें हम एक क्वेश्चन बताएं बच्चों कि मैग्नेटिक टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आएगा। टॉर्क जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, नंबर ऑफ टर्न n होगा तो क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ इस टॉर्क के एक्सप्रेशन का कंपेयर किए तो हम पाए कि I इंटू ए को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं बच्चों। तो ध्यान पूर्वक से पूरा मेहनत से समझना है, ठीक ना, पूरा मेहनत से बढ़िया से समझना है सभी चीजों को। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान दो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो प्लस ZE कोई न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अपना चक्कर काट रहा है। मान लो R रेडियस का है और V स्पीड से अपना चक्कर काट रहा है। किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है जहां सभी पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली है चार्ज, और चार्ज अगर एक क्लोज पथ को पूरा करता है, चार्ज अगर एक क्लोज पाथ को पूरा करता है तो वह करंट क्रिएट करता है। तो यह बन जाएगा करंट कैरिंग लूप, और करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक मोमेंट देता है। यही हमें निकालना है। लेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस in circular orbit of radius r with speed v। रेडियस r है और स्पीड क्या है, v है। ठीक है बच्चों, तो यहां इलेक्ट्रिक करंट जो होगा I बराबर वह होगा करंट बाई टाइम, सॉरी चार्ज बाई टाइम। करंट बराबर होता है चार्ज बाई टाइम। या T क्या है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। T क्या है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। इस पैटर्न को बच्चों ध्यान से समझना। अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, T टाइम के बाद घूम के आ जाएगा, हर T टाइम के बाद E चार्ज घटाएगा, तो E को एक चक्कर पूरा करने में T टाइम, तो करंट बराबर चार्ज बाई टाइम, और टाइम क्या है इलेक्ट्रॉन को चक्कर मारने में, तो T। टाइम पीरियड बराबर एक डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों, एक चक्कर पूरा करने में डिस्टेंस क्या है, तो 2πr, और स्पीड क्या है, तो v है। चूंकि इलेक्ट्रिक करंट I बराबर E बाई टी है,
तो t के जगह 2 पाई r बाई v ऊपर चला गया। अब यहां से हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को यहां म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट कर रहे हैं। और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होता है, वह जस्ट 2 मिनट पहले सीखे हो। मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए। तो म्यू बराबर आ गया बच्चों I का वैल्यू है EV बाई 2 पाई आर, और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म। म्यू बराबर आ गया EVR बाई 2। यही तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। यही तुम्हारा क्या है बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर आ गया EVR बाई 2। याद रखना बात कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट EVR बाई 2 होता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो करंट क्रिएट कर देगा। और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक मैग्नेट का व्यवहार करता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होता है, और वह मैग्नेटिक मोमेंट EVR बाई 2 से हम निकाल दिए। हटा रहे हो बच्चों, इसको नोट करते जाना है। सब कुछ नोट्स बना लेना है, वीडियोज रोक कर नोट्स बनाते जाना है, ठीक है? ध्यान दो बच्चों, म्यू बराबर EVR बाई 2 है, तो म्यू बराबर E m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। m जो है वह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो MVR क्या होगा सोचो? m इंटू v मोमेंटम होता है, और r इंटू mv एंगुलर मोमेंटम होता है। एक टर्म होता है, इसको साइड में हम लिख दे रहे हैं, लीनियर मोमेंटम होता है P बराबर mv, और एंगुलर मोमेंटम होता है L बराबर RmV। L बराबर होता है RmV साइन 90 डिग्री। RmV साइन थीटा होता है, यहाँ थीटा के जगह सर्कुलर ऑर्बिट में R और V के बीच में हमेशा एंगल 90 बनता है। तो MVR एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो इसलिए म्यू बराबर, यह साइड में लिख लेना कहीं, म्यू बराबर EL बाई 2m, वेयर L बराबर क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम। म्यू बाई L को हम E बाई 2m कहते हैं। म्यू मीन्स व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट, और L क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम को हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। गायरो मैग्नेटिक रेशियो, इसका वैल्यू आ गया E बाई 2m। इट इज कांस्टेंट, यह एक कांस्टेंट है हैविंग वैल्यू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। ठीक है बच्चों, फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, सभी चीजें बता ही दे रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी में जुड़ा हुआ बात है सब तुम्हारे कॉपी में आ जाएगा। एक टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिया गया है, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन पढ़ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो नया अपग्रेडेड सिलेबस है उसमें यह टॉपिक नहीं है, तो अभी फिलहाल हम उसको नहीं बताते हैं, बाद में कभी कंपटीशन के लिए बता देंगे। अभी जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम आगे बढ़ाते चल रहे हैं। तो ध्यान दो बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, एंगुलर मोमेंटम L बराबर वह होता है NH बाई 2 पाई। सिंस म्यू बराबर EL बाई 2m है, तो
ई एल की जगह NH/2π/2m हो गया। इफ n बराबर 1 होगा अगर, तो म्यू जो होगा वह मिनिमम होगा, जिसका वैल्यू EH/4m⁴ हो जाएगा। E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। इसको दिस इज बोर्स मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। बोर्स इस वैल्यू को मैग्नेट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएंगे। तब तक के लिए पूरा मेहनत करते रहो। एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को डिटेल वीडियोज में डाला गया है। नोट्स बनाओ, बुक पढ़ो, और न्यूमेरिकल तो खैर हम बना ही देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।